ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर एचडीपी एनिमल मैनेजमेंट में हम कल आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसके कारणों को जाना था कि भी क्या कारण है इसके। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लक्षण। आरओपी के क्या लक्षण हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के क्या लक्षण नज़र आएंगे। ये अलग अलग हैं, सब कारण हैं, लक्षण हैं, तो उपचार है, ये अलग अलग आपको याद करना है। अब इसमें से कौन सी चीज़ को पूछने वाला आपसे पूछे तो ये ध्यान रखने वाला काम है। अलग अलग इसके क्लिनिकल सिम्टम। पशु के गर्भपात, कष्टमय प्रसव अथवा साधारण प्रसव के 12 घंटे बाद भी अगर प्लेसेंटा वल्वा से बाहर लटकता दिखाई देता है तो ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लक्षण है, आपको नज़र आ रहे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के 12 घंटे के अंदर डिस्चार्ज में बदबू नहीं आती। लगभग गर्मियों में तो थोड़ा सा फील्ड में महसूस किया है कि शुरू हो जाता है, लेकिन बाकी मौसम में ठीक है बिल्कुल। तथा प्लेसेंटा का रंग व आकार भी साधारण रहता है। यह नम, गीला व चिकना दिखाई देता है। इसके बाद इसमें से बदबू आने लग जाती है, क्योंकि बाहर जो नज़र आ रहा है बैक्टीरिया जो है ग्रोथ हो जाते हैं, और बैक्टीरियल ग्रोथ से कई बार तो हमने बदबू तो है ही, उसके बाद में देखा है कि पस भी पड़ जाती है, रात भी पड़ जाती है। आरओपी में पशु की भूख व तापक्रम तथा पल्स साधारण नॉर्मल रहती है, लेकिन पशु रुक रुक कर जोर जरूर लगाता रहता है। 12 आवर्स साधारण आरओपी के बाद, 12 घंटे बाद में, 12 घंटे अगर हो गए हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को और अब अभी तक भी अगर नहीं गिराया तो क्या लक्षण होंगे। यह हालत गंभीर संक्रमण के कारण आती है। इसमें पशु निम्न लक्षण प्रदर्शित करता है। अब जो है एनोरेक्सिया हो जाएगा, एनोरेक्सिया भूख ना लगना, हाई टेम्परेचर एंड पल्स हो जाएगा, मिल्क रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा देना, और प्लेसेंटा से बदबू आना शुरू हो जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाएगा, यानी कि प्लेसेंटा का रंग और उसका जो चिकनापन है वो ख़त्म हो जाएगा, गीला जो था वो सूखा हुआ नज़र आएगा। और अगर ज़्यादा उसने जोर मारा तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हो सकता है, यानी कि बच्चेदानी भी बाहर आ सकती है। कभी कभी जेर नहीं पड़ने से पशु बार बार लगातार ताकत लगाता है, जिसमें गर्भाशय का प्रोलैप्स हो जाता है, और जोर लगाने पे कई बार एनएस का प्रोलैप्स भी देखा गया, एनल प्रोलैप्स भी हो जाता है। उपचार, ट्रीटमेंट। जेर प्लेसेंटा के कभी वजन नहीं बांधें। गांव में जैसा देखा गया कि गांव में वजन बांध देते हैं, उसके वजन नहीं बांधे। आरओपी की स्थिति में 24 घंटे के भीतर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन अगर 75 से 100 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर दे दिया जाता है तो ये कार्य करता है, और अगर 24 घंटे के बाद में हम देते हैं तो ये निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करता। अर्थात इस अवधि के बाद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नहीं लगावें। पशु को ये अंडरलाइन कर लेना भैया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर 24 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में अगर आप ऑक्सीटोसिन लगाते रहोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने, वैसे तो जैसे ही गाय या भैंस फार्म हाउसेस के अंदर ये ज़्यादातर प्रैक्टिस में है वहाँ, क्योंकि जो 1-2 गाय रखते हैं उनके इतना वो नहीं है बात प्रैक्टिस की, लेकिन ये ज़्यादा जो रखते हैं उनमें तो क्या करते हैं, जैसे ही गाय जो है भैंस ब्याई 6 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद में ऑक्सीटोसिन उसको लगा देते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर लगा देते हैं तो वो कार्य करता है, अच्छा काम करता है। पशु को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की अवस्था में एक्बॉलिक्स, अभी एक्बॉलिक्स क्या होते हैं ये आगे आप सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी आपको बताएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक्बॉलिक्स क्या होते हैं।
वहाँ भी आप पढ़ोगे अच्छी इसकी बहुत डिटेल से। तो एक्बॉलिक्स वो दवाइयाँ हैं, यो बच्चेदानी के अंदर कोई चीज़ है, प्लेसेंटा है, कोई पस भरी है, कोई गंदगी भरी है, उसको बाहर निकालने के काम में जो दवाइयाँ आती हैं वो एक्बॉलिक्स कहलाती हैं। तो अब ये प्लेसेंटा अगर आपने एक्बॉलिक्स दी तो प्लेसेंटा को वो बाहर निकालेंगे, यानी कि उस यूट्रस के अंदर कंट्रक्शन शुरू कर देंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। और अगर कोरेंकल्स और कॉटिलिडन्स का या क्रिप्ट का और विलाई का जो जोड़ था, ये मैंने जो आपको समझाया था, अभी एक फ़ोटो आपको भेज दी है मैंने, ये पहले आप इस फ़ोटो को देखना, कल का जो मैंने पढ़ाया है ये आपको इस फ़ोटो से नज़र समझ में आ जाएगा कि क्रिप्ट क्या है, कोरेंकल्स क्या है, कॉटिलिडन्स क्या है, विलाई क्या है। ये 4 शब्द अगर आपको समझ में आ गए तो आप इस जेर के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। इसको ध्यान से पढ़ना। तो ये जो आपस में है, अगर आप एक्बॉलिक्स देते हैं तो ये भी ढीले हो जाते हैं, यूँ ढीले, इनमें भी ढीलापन आएगा। अगर इनमें सोजन है, एडिमेटस हैं, तो ये बैठ जाएंगे, स्वेलिंग बैठ जाएगी। तो जैसे स्वेलिंग बैठी एक दूसरे में से लूज हो जाएंगे तो ये निकल जाएंगे, जैसे निकल जाएंगे और ये उधर से कंट्रैक्शन यूट्रस का होगा तो ये जेर को बाहर निकाल देगा। एक्बॉलिक्स ये कार्य करते हैं। एक्बॉलिक्स दवाइयाँ हैं, जैसे अब ये तो एक्बॉलिक्स में जैसे यूट्रोटॉन लिक्विड पिलाते हैं अथवा पाउडर, यूट्रोफिट, एनबलॉन और रिप्लेंटा, तो ये हैं। और इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन मैलिएट 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये भी आप फार्माकोलॉजी में आगे पढ़ोगे। ये अर्गोमेट्रिन क्या है, अर्गट की ये वो है, पढ़ोगे ऑक्सीटोसिन और अर्गट पढ़ोगे जब आप सेकेंड ईयर में। तो ये अगर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं ताकि गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाए तथा जेर व अन्य गर्भाशय में उपस्थित पदार्थ बाहर आ जाए। इसके बाद में आता है कि हाथ द्वारा जेर निकालना। अगर मान लो ये फिर भी इतना प्रयास करने के बाद जेर बाहर नहीं आती, लेकिन ये जो आपने प्रयास किया है ये रंग जरूर लाएगा। अगर टाइम पे ऑक्सीटोसिन लगा दिया, एक्बॉलिक दे दिए, तो जब जेर निकालेंगे ना हाथ से तो ये बड़ा आसान काम हो जाएगा, क्योंकि अंदर से एक तो उन दोनों का जो जोड़ है वो ढीला हो जाएगा ये दवाइयाँ देने से, एक यूट्रस में कंट्रैक्शन चल पड़ेगा, तीसरा जो है हाथ से जब आप इसको निकालोगे तो ये इजी हो जाएगा, आराम से, तोड़ना नहीं पड़ेगा, खींचनी नहीं पड़ेगी। जब औषधियों से जेर नहीं निकले तभी जेर को हाथ से निकालना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय में संक्रमण व चोट आदि लगना या इंजरी होने की संभावना रहती है। पशु को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें, मैंने फील्ड में आज तक नहीं दिया और मैं कोई एडवाइस भी नहीं देता, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि जेर से तो जानवर का नुकसान आप करो या ना करो, लेकिन एपिड्यूरल अगर नहीं लगाना आता, इसकी भी मैं आपको एक एपिड्यूरल कहाँ कैसे लगता है उसकी भी एक आपको फ़ोटो जो है वो मैं भेजूँगा। अगर आपने कहीं गलत लगा दिया, अगर आपने उस नर्व को इंजर कर दिया तो पैरालिसिस हो जाएगा, तो जेर तो निकालनी दूर रहेगी, वो खड़ी और नहीं होगी, और वो मालिक जो है तुम्हारे गले और पड़ेगा कि अभी अच्छी भली गाय थी मेरी और ये उठने से रह गई। लेकिन ये तो कह रहा है कि नोवोकेन 2%, लिडोकेन 2%, जाइलोकेन 2%, 5-7 ml उसके एपिड्यूरल अगर लगा लेते हो तो यानी कि वो जोर मारना बंद हो जाएगी, उसको सेंसेशन नहीं होगा और आप हाथ से आराम से जेर निकाल लेते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको एपिड्यूरल प्रॉपर लगाना आता हो। बहुत सारे तो मेरे ख्याल है कंपाउंडर साहिबान को ये ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ लगवाया नहीं जाता। प्रैक्टिकल अगर किया हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपको इसका इंजेक्शन जो है गौशाला में लगा के इसको समझाएंगे आपको कि कैसे और कहाँ लगाना है, और एक डायग्राम आपको देंगे, उससे समझ आ जाएगा कैसे और कहाँ लगाना है। ये सर्जरी में आप सेकेंड ईयर में भी अच्छी तरह से इसका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में पूरी नॉलेज लोगे। बाएं हाथ में सलीब पहनकर, अभी देखिए अपना अपना हिसाब है, बाएं हाथ से जेर मैंने कभी नहीं निकाली, अभी अपना अपना प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं हमेशा दाएं हाथ में ही स्लीव पहनता था। दाएं हाथ से जो है वो जोर अच्छा, पकड़ अच्छी आती थी।
लेकिन ये उन्होंने कहा कि बाएं हाथ में स्लीव पहनकर लुब्रिकेंट लगाकर उंगलियां का कोण बनाते हुए पशु को नियंत्रण करते हुए हाथ को विजाइना में डालें। ये अपनी जगह सही है, क्योंकि ये इसलिए सही है कि जब आप लेफ़्ट हैंड को लेके जाओगे अंदर, तो उसको हमेशा जेर को लेफ़्ट जो है वो कहते हैं ना अपने टर्न करना होता है। कह नहीं एक आंटो दे दो, अगर आप उस जेर को लेफ़्ट यूं टर्न कर देते हो तो जल्दी कोटिलिडन्स जो है वो कोरेंकल से अलग होंगे। ये भी प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आपका दायां हाथ है तो उससे भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, उसको यूं भी कर सकते हो। मैं जो प्रैक्टिस के अंदर इस दाएं को काम में ले, लेकिन आप जो है लेफ़्ट को ले में, क्योंकि दाएं हाथ से बाद में जो है वो बाहर जोर लगाने के लिए आसानी रहती है। क्योंकि अगर दायां हाथ आपने अंदर लिया है तो अगर आपके पास असिस्टेंट है तो ठीक है दाएं से करो, लेकिन अगर असिस्टेंट नहीं है आपने काम करना है तो लेफ़्ट हैंड से फिर जोर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा कि आप लेफ़्ट को जेर निकालने के लिए स्लीव पहन के अंदर लेके जाएं। दाहिने हाथ से जेर के लटकते हुए भारी भाग को पकड़कर हल्का सा खींचे रखें। अभी ये देखिए, वो जो अभी डायग्राम मैंने भेजा आपको, ये दो बातें समझाएगा आपको। प्लेसेंटा के कोरेंकल्स व कोटिलिडन को हल्के हाथ से सावधानीपूर्वक एक एक करके विलाई को छुड़ाएं। तो अब ये तीनों चीज़ें मैंने उस डायग्राम में आपको दिखाई हैं। वो डायग्राम आप देखोगे तो ये तीनों आप उसमें कोटिलिडन भी लिखा है, कोरेंकल्स भी लिखे हैं, विलाई भी लिखा है, और विलाई जो है वो क्रिप्ट में फंसी हुई है। यहाँ इसने क्रिप्ट नहीं लिखा, तो ये क्रिप्ट विलाई जो है क्रिप्ट से छूटती हैं, जिससे क्या होगा, कोटिलिडन और कोरेंकल्स अलग होते हैं। तो इसको आप डायग्राम में देखें। प्लेसेंटा को तोड़े नहीं, हाथ से प्लेसेंटा को निकालने के बाद उसमें 4 से 6 गोली कर लो। मैं तो हमेशा 6 ही रखा करता था। 4 से 6 गोली फ्यूरिया बोलस, इसको फ्यूरिया बोलस कर लो। लिक्सन, ये तो पैकेट आता है, इसको भी घोड़ करके इंट्रायूट्राइन दिया जाता है। लिक्सन की पैकेट आता है। और सीफ्लॉक्स, या सीफ्लॉक्स भी टेबलेट भी आती हैं और ये पाउडर भी है। और ये स्टेलिन नहीं है, ये स्टेक्लिन है। इसको सी और करो इसके अंदर, स्टेक्लिन, STECLIN, स्टेक्लिन। ये स्टेक्लिन बोलस होती हैं, ये भी 6 ही रखनी चाहिए। और स्टेक्लिन बोलस है ना, ये टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। फ्यूरिया जो नाइट्रोफ्यूराजोन है। तो इनको आप जेब निकालने के बाद में अवश्य रूप से 3 दिन इनको इंट्रायूट्राइन रखें। और अगर फिर भी ज़रूरत हो तो 1-2 दिन के लिए टेबलेट तो नहीं रखी जाएगी, क्योंकि सर्विक्स जो है वो लगभग नियर अबाउट टू बंद होने के करीब होगी। तो आप जो है AI गन की सहायता से उस पर स्लीव चढ़ा या जो है उस पर शीथ चढ़ा करके, और उस शीथ को AI गन की सहायता से अंदर छोड़ के, बाहर कटिंग की हुई है तो आपने सिरिंज में जो दवाई भर रखी है वो शीथ के थ्रू जो अंदर दे सकते हो, क्योंकि शीथ जो जाएगी इतना सा तो कम से कम उसमें जगह मिलती है। एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एम्पिक्लॉक्स, जो आप उचित समझें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज़्यादातर काम में लेवें। ऑक्सी टेट्रा में LA भी आता है, लॉन्ग एक्टिंग, जो लगा दें तो 3 दिन काम करेगा। पेन किलर, एनाल्जेसिक कोई लगाएं, दर्द नहीं करेगा, नोवल्जीन वगैरह। एंटी हिस्टामिनिक, एविल वगैरह, एलर्जी नहीं, हाथ किया आपने एलर्जी ना हो। इंजेक्शन 3 से 5 दिन इंट्रामस्कुलर अवश्य दें। और इसके साथ साथ इंजेक्शन बोरोग्लूकोनेट 200 से 300 ml IV जरूर देवें। वो क्यों देवें, क्योंकि कैल्शियम, मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर यूट्रस का इनर्शिया है जोर लगाने से, या आपने जेर निकाली जब, इनर्शिया यानी कि उसमें जान नहीं रही है, कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो जैसे ही आप उसके कैल्शियम लगाओगे तो कैल्शियम क्या करेगा, उसमें जान भर देगा। जान का मतलब उसमें कंट्रैक्शन चालू हो जाएगा, यूँ शुरू हो जाएंगे। तो वो जो अगर उसमें कचर मचर कुछ रह भी गया कचरा तो वो उसको निकाल दे। अब उसके बाद में है सह,
कोलेजन थेरेपी। ये 3 जो हैं ट्रीटमेंट, ए बै सैद है, ये सारे इस ट्रीटमेंट के ही हैं भाई, ए बै और सै। अब है कोलेजन थेरेपी, तो ये इंजेक्शन कोलेजिनेज सोल्यूशन 2 लाख यूनिट प्लस 40 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्लस 40 मिलीग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 1 लीटर स्टरलाइज्ड वाटर इंट्रा अम्बलाइकल आर्टरी में देते हैं। मेथड इसमें अम्बलाइकल आर्टरी को पाने के लिए विजाइना में हाथ डालकर अम्बलाइकल आर्टरी को महसूस करते हैं। यह एक पेंसिल के आकार की महसूस होगी अथवा विजाइनल स्पेकुलम से भी इसे विजाइना में देखा जा सकता है। इसी में उक्त फ्लूइड को धीरे धीरे चढ़ा दें। ये मेरे द्वारा फील्ड में कभी ये काम में नहीं लिया गया और ना इसको किया गया, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कोलेजन थेरेपी क्या है तो यू हैव टू राइट इट। ये 80% आरओपी में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में प्रभावशाली है, सुरक्षात्मक है तथा इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं होते। अब जो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के दुष्प्रभाव क्या है, क्या दुष्प्रभाव का हो सकते हैं अगर हम इसको नहीं निकालें तो? दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, प्रसव के बाद मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम की सूजन, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, बच्चेदानी की सूजन और बच्चेदानी में पायोमेट्रा में रसी भर जाना, पायो कहते हैं पशु को, आदि बीमारियों के होने की संभावनाएं होती। यूट्रस का इन्वोल्यूशन क्या था, पहले भी मैंने कल भी आपको समझाया था। ब्याने के बाद में बच्चेदानी का अपनी उसी पहली पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में आना, इसको इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो ये देरी से होगा। 2 ब्यांत के बीच की अवधि नेचुरली वो बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए दुष्प्रभाव हैं, ये नुकसान होंगे अगर आपसे पूछा जाए तो। आज हमने आरओपी के नुकसान और इसके ट्रीटमेंट व इसका क्लिनिकल सिम्टम के बारे में हमने जो है जानकारी ली। तो ये क्लिनिकल सिम्टम और ट्रीटमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक साथ ही पूछे जाते हैं, तो उनको बड़े ध्यान से आप इसका स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।